हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर हिंदी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी जानकारी जानेंगे। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत-ए-हिंद, सल्तनत-ए-दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526 तक। सन 1192 ई में मोहम्मद गौरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। इस घटना के पश्चात ही मोहम्मद गौरी ने सन 1194 ई में चंदावर के युद्ध में गाहड़वाल शासक राजा जयचंद को भी पराजित किया था। सन 1206 ई में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना उत्तराधिकारी माना। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश अथवा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत में वृहत स्तर पर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त किया था। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया था। गौरी की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार स्थापित हो गया और उसने स्वतंत्रता से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी। ऐबक 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया। 1210 ई में चैगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की अकस्मात मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर में 1210 ई सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम और आरा मतलब व्यक्ति था। इसको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसके दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर मार डाला और स्वयं सुल्तान बन बैठा। इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का स्वामी है। इल्तुतमिश या अल्तमश इल्ब्री तुर्क था। उसका पिता ईलाम खां इल्ब्री जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश शमशी वंश का था, इसलिए नए वंश का नाम शमशी वंश पड़ा। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपने दास के रूप में खरीदा। इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन उसे अन्य प्रशासनिक पद भी सौंपे। उसे अमीर-ए-शिकार का पद दिया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर बनाया। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 ई को स्थापित किया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। 30 अप्रैल 1236 ई को इसकी मृत्यु हो गई। रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह शासन किया। वह अत्यंत सफल शासिका थी, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। मिन्हाज लिखता है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। एल्फिंस्टन के अनुसार, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता।
रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तूनिया से शादी कर ली। रजिया को पराजित कर बहराम शाह गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में घोर अशांति उत्पन्न हुई और इस दौरान इसी की सेना ने उसकी हत्या कर दी। उसके शासनकाल में 1241 ईशून्य मंगोलों का आक्रमण हुआ था। यह रजिया सुल्तान का भतीजा था। बहराम की मृत्यु के बाद इसे कुलीनों ने इसे गद्दी पर बैठाया था। चूंकि सत्ता से ज्यादा दिलचस्प वो मदिरा मई रखता था, कुलीनों ने उसके स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद को बिठा दिया। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। इसने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया और मंगोलों से लड़ाई की। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन से कर दिया था, जिसके कारण वह दिल्ली सल्तनत पर 1266 से शासन करने लगा। 1286 ईशून्य में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद, बलबन का पुत्र, की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। शमशुद्दीन क्यूमश भारत में गुलाम वंश का अंतिम शासक था। उसने दिल्ली पर ईस्वी सन 1290 तक शासन किया था। क्यूमश एक 3 साल का बालक था। जलालुद्दीन खिलजी ने बाद में क्यूमश की दोनों आंखें फोड़कर सल्तनत का राजा बन गया। इसके साथ ही सन 1290 में खिलजी सल्तनत की स्थापना हुई। तुर्कों की 64 शाखाएं मानी जाती हैं, जिनमें से एक थे खिलजी। यह शाखा अफगानिस्तान की हेललमंद घाटी में 4वीं शताब्दी में ही बस चुकी थी। इस क्षेत्र को खिलजी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। खिलजी क्रांति ने न केवल गुलाम वंश को समाप्त कर नवीन खिलजी वंश की स्थापना की, बल्कि इस क्रांति के परिणामस्वरूप दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। जलालुद्दीन का राज्यारोहण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक क्रांति का प्रतीक था। खिलजी वंश में 6 सुल्तान हुए, जिनके नाम क्रमवार निम्नलिखित हैं: जलालुद्दीन, रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मुबारक खिलजी, खुसरो। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे, हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। कैकुबाद 1286 ईसा के समय में प्रारंभ हुआ। कैकुबाद के समय वो समाना का सूबेदार तथा सर-ए-जहांदार, शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त था। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी। 1290 ई में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोकरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। इसने किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी शासक रामचंद्र देव का सफल अभियान किया। जुलाई 1296 ई में अली गुरशाप अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म सन 1266 में हुआ था। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षक थे। अलाउद्दीन 1296 से 1316 ई तक दिल्ली का सुल्तान रहा। वह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। 1296 ई में उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। उसने जलालुद्दीन के पुत्रों की भी हत्या कर दी। प्रथम अभियान में उसने अपने भाई उलूग खां और वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव पर हमला किया। लूट में खिलजी सेना ने काफूर 1000 दिनारी को कैद कर दिल्ली लाया। उसे बाद में अलाउद्दीन ने मलिक नायब का पद दिया। अलाउद्दीन के राज्य में कवियों को आश्रय प्राप्त था। अमीर खुसरो और अमीर हसन को आश्रय मिला था। अलाउद्दीन इमारतें बनवाने का शौकीन था। उसने कई मस्जिदें भी बनवाए। अलाउद्दीन सैन्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखता था। इसकी पैदल सेना को 234 रुपये वार्षिक वेतन मिलता था। सरकार की ओर से निश्चित मूल्य पर सामानों के विक्रय का प्रबंध था।
यद्यपि उसने अपने शासनकाल में तलवार और युद्ध के बल पर अपना शौर्य बनाए रखा, लेकिन 1312 ई के बाद उसे कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 2 जनवरी 1316 ई को अलाउद्दीन का निधन हो गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत अव्यवस्था में डूब गई। मलिक काफूर कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, अलाउद्दीन के पुत्रों में से एक, जो मलिक काफूर की शिकारी आंखों से बच निकला था, ने अपदस्थ कर दिया। स्वयं को खलीफा घोषित किया और अलचासिक बिल्लाह की पदवी धारण की। अपने पिता के सभी कठोर नियमों को रद्द कर दिया। हालांकि उसने अपने शासन के बहुत से विद्रोहों को कुचल दिया, वो प्रशासन को सुचारू रूप से चला पाने में सफल नहीं रहा। उदाहरण के लिए, उसके शासनकाल के दौरान देवगिरी में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, लेकिन उस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया। जल्दी ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी गई और खुसरो गद्दी पर बैठा। खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या की, हालांकि वह ज्यादा समय तक गद्दी पर नहीं रह सका क्योंकि कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक के नेतृत्व में खुसरो शाह को मार दिया और गाजी मलिक ने ग्यासुद्दीन तुगलक की पदवी अक-साथ 1320 ई में दिल्ली अक सिंहासन को हासिल कर लिया। वो एकमात्र हिंदू धर्म परिवर्तित शासक जो दिल्ली अक सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार अलाउद्दीन के मृत्यु के केवल 4 वर्ष बाद खिलजी वंश का अंत हो गया और सत्ता तुगलकों के हाथ लग गई। अगली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 में हम तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल द करियर हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।